नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पूरी दुनिया में सुर्खियां बिटोर रही एक खबर है जिसके अंदर यह बताया गया है, मतलब ये खबर निकल कर आई है कि जो ईरान युद्ध है इसको रोकने के लिए जो अमेरिका की कांग्रेस है, कांग्रेस का अर्थ है अमेरिका की जो संसद है, उसके अंदर बिल लेकर आया गया जिसमें ट्रंप की पार्टी ने ही ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। यानी कि ट्रंप की पार्टी के कुछ सदस्यों ने ट्रंप के खिलाफ यहां पर वोटिंग की है। तो क्या अब इस वजह से जो ट्रंप युद्ध चला रहे हैं ईरान के साथ वो रुक जाएगा, या फिर अमेरिका के कांग्रेस के पास ये पावर है कि वो जो है वो इस युद्ध को रोक सकती है या फिर नहीं? आइए इस वीडियो में बताते हैं किस तरीके का ये बिल था और क्या इसका असर होगा, और ट्रंप जो है उनकी जो ये डिक्टेटरशिप चल रही है क्या वो यहाँ की जो कांग्रेस है वो इसको खत्म कर पाएगी कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। साथियों, ये अमेरिका बनाम जो ईरान युद्ध चल रहा है, इसके अंदर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो है वो रोक सकती है ट्रंप की जंग को। ऐसा सवाल क्यों उठा? क्योंकि यहाँ पर एक हेडलाइन निकल कर आई कि सीनेट एडवांस रिजोल्यूशन टू एंड ईरान वॉर एज जीओपी सीनेट बिल कैसिडी फिलिप्स टू सपोर्ट इट। यानी कि जब ये हेडलाइन यहाँ पर बनी तो इसके बाद में ये सवाल यहाँ पर उठने लगा कि क्या जो कांग्रेस है वो यहाँ पर ट्रंप को रोक पाएगी, उनका जो ये जंग चल रहा है उसको। साथियों समझिए, यहाँ पर जैसे आप भारत में होता है कि क्या कहते हैं कि दो सदन होते हैं, एक को कहते हैं निचला सदन और एक को कहते हैं ऊपरी सदन। यानी कि ऊपरी सदन और निचला सदन, दो सदन यहाँ पर होते हैं जो कि भारत में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। साथियों, जो भारत में है उसको लोकसभा कहा जाता है और जो यहाँ पर अमेरिका के अंदर है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, जो निचला सदन है। वही जो ऊपरी सदन है इसको राज्यसभा कहा जाता है भारत के अंदर, और जो अमेरिका के अंदर है इसको जो है कि यहाँ पर सीनेट कहा जाता है। यानी कि जो सीनेट होता है वो ऊपरी सदन है एक तरीके से अमेरिका के अंदर, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। साथियों, इस सीनेट के अंदर टोटल 100 मेंबर्स हैं, यानी कि 100 सदस्य हैं। ये 100 सदस्य आते कैसे हैं? तो देखिए, यहाँ पर टोटल अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं वो 50 राज्य हैं और हर राज्य से जो है यहाँ पर 2 सदस्य आते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है वो 100 सदस्य बन जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर मेजोरिटी की, तो देखिए मेजोरिटी में यहाँ पर 53 सीटों के साथ में रिपब्लिकन यानी कि जो ट्रंप की पार्टी है वो यहाँ पर मेजोरिटी में है। वहीं माइनॉरिटी में देखा जाए तो 47 सीटें हैं, जिनमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि जो बाइडेन वाली पार्टी है उसके पास 45 सीटें हैं, और वहीं जो एक इंडिपेंडेंट हैं दो यहाँ पर, वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चुनकर आए हुए सदस्य हैं। तो कुल मिलाजुलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ की जो सीनेट है उसके अंदर जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास है। लेकिन यहाँ पर एक बिल आता है जो कि ब्रेकिंग न्यूज बनता है कि अमेरिकी सीनेट में 50 और 47 वोटों से ईरान युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। यानी कि एक यहाँ पर वोटिंग हुई उस बिल पर कि ईरान के युद्ध को समाप्त किया जाए। इसमें समाप्त करने के पक्ष में 50 यहाँ पर आ गए, 50 लोग जो है वो समाप्त करने के पक्ष पे आ गए और 47 लोग जो है वो यहाँ पर ट्रंप के समर्थन में आए। यानी कि 100 में से यहाँ पर आप देखें तो जो मेजोरिटी 53 है वो मेजोरिटी भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं थी। यानी कि अगर इनके पास तो जो टोटल सीटें हैं वो 47 ही थी माइनॉरिटी के पास, तो जो ट्रंप के विरोध में आना चाहिए था वो तो 47 वोट ही आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 50 वोट आ गए। 3 अभी भी अब्सेंट हैं यहाँ पर, और वो 3 अब जिधर वोट देंगे उधर ज्यादा पलड़ा भारी हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको उनकी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि वो लोग भी इनके खिलाफ हो गए। साथियों, 19 मई 2026 के दिन ये आता है जिसमें युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। इस पर 50 लोगों ने वोट दिया कि हाँ खत्म कर देना चाहिए। 47 लोग यहाँ पर जो है ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप का साथ दिया कि नहीं ये युद्ध चलना चाहिए। साथियों, अभी फाइनल वोट जो है वो यहाँ पर अभी बाकी है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, जो कि ट्रंप ने कांग्रेस को बताए बिना ईरान पर हमला शुरू किया है, इसका नाम जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी रखा गया था। साथियों, जो सीनेट बिल है कैसिडी जो कि रिपब्लिकन के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, यह पहली बार पक्ष में
बोले हैं कि व्हाइट हाउस कांग्रेस को अंधेरे में रखा है, यानी कि ये इन्हीं के जो कैसिडी हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के ही सदस्य हैं और इन्होंने जो है इस बिल के बारे में कहा है कि देखिए भैया, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने व्हाइट हाउस कांग्रेस को अंधेरे में रखा है, यानी कि यहाँ पर बताया नहीं है। साथियों, अगली चुनौती अब क्या होगी, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में से पास होना और ट्रंप का वीटो न होना। यानी कि देखिए, इस बिल को पास होने के लिए अब यहाँ सीनेट से तो ये पास हो गई एक तरीके से, अब ये आगे जाएगी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पर अब ये अगर पास हो जाती है, जहां पर ट्रंप की मेजोरिटी है, तो हो सकता है कि वो वहां पर पास ना हो, लेकिन अगर वो वहां पर पास हो जाती है, उसके बाद ट्रंप के पास एक पावर है जिसको कि वीटो कहा जाता है, और वो वीटो लगाकर इसको जो है कि रोक सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस है, वो इसको पारित करा सकती है, जैसा कि एक बार इतिहास में वियतनाम वाले केस में हुआ है, जिसको कि आगे चल के आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करें कि अमेरिकी जो संविधान है, इसमें युद्ध घोषित करने की शक्ति किसे है, यानी कि किसके पास ये पावर है कि जो डिक्लेयर करेगा कि हाँ, हम युद्ध में जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझिए कांग्रेस के बारे में। यहाँ पर आर्टिकल 1 के सेक्शन 8 में अमेरिका के कहा गया है कि युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। सेना के लिए जो धन मंजूरी करना, यानी कि सेना के ऊपर खर्च कितना करना है, उनको पैसा देना कितना है, वो यहाँ पर कांग्रेस के पास होता है, यानी कि कांग्रेस का अर्थ है वहां की संसद। सैन्य नियम बनाना यहाँ पर कांग्रेस के पास होता है, और जो ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको यूज करना, उनको यूज करने का जो अधिकार है, वो भी यहाँ पर कांग्रेस के पास होता है। वहीं आर्टिकल 2 के सेक्शन 2 में यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रपति के लिए कि यह कमांडर इन चीफ होगा, यानी कि कमांडर इन चीफ का अर्थ है कि पूरी जितनी भी मिलिट्री है, सारी चीजों का जो कमांडर इन चीफ होगा वो राष्ट्रपति होगा। सेना का ये सर्वोच्च कमांडर होगा, जैसे कि भारत के अंदर भी राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके बाद तुरंत रक्षा के लिए यह बल प्रयोग कर सकता है। वहीं विदेश नीति का यह नेतृत्व करेगा, और लेकिन युद्ध डिक्लेयर करने का अधिकार कांग्रेस को ही है। यानी कि जो ये चचा ट्रंप कारनामा किए हैं, ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। ये किस मतलब सेक्शन का यूज करके किए हैं, तो ये जो है ये तुरंत रक्षा के लिए बल प्रयोग इसका यूज करके ये यहाँ पर किए हुए हैं। तो ये जो है, इसको जो है कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर इसीलिए यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब साथियों, बात करें कि जो ये प्रेसिडेंशियल वार पावर है, इसका ऐतिहासिक सफर, तो देखिए 1787 के अंदर भी जब यहाँ पर संविधान बना था, मतलब कि जब जो यहाँ के संविधान निर्माता भी थे, वो भी बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को बनाए थे कि किसी एक व्यक्ति के पास यह एकाधिकार न हो कि वो युद्ध छेड़ दे और पता चले पूरा देश भुगते। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो है वो कांग्रेस को भी यहाँ पर रखा था, जो मेन पावर था वो कांग्रेस को यहाँ पर एक तरीके से दिया हुआ है। तो साथियों, 1787 में संविधान बना, कांग्रेस को युद्ध की यहाँ पर शक्ति दी गई, और प्रेसिडेंट को यहाँ पर कमांडर इन चीफ यहाँ पर बनाया गया। फिर 1950 के अंदर यहाँ पर होता है कोरिया वार, जिसके अंदर जो ट्रूमान थे, इन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही यहाँ पर सेना भेजी थी, जिसको कि यहाँ पर पुलिस सेक्शन जो है कि यहाँ पर कहा गया था। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से जो कांग्रेस है उसको दरकिनार किया गया था। उसके बाद 1964 को देखा जाए तो गल्फ ऑफ टोनकिन रेजोल्यूशन हुआ था, जिसमें कि वियतनाम वार शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने अधिकार दिए थे। यानी कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेस ने यही जो मेन मैटर है, आगे आपको मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसा मतलब कि वॉर को किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस रोक सकती है। फिर 1973 आया, जिसमें कि वार पावर रेजोल्यूशन एक्ट पास हुआ, जिसमें कि प्रेसिडेंट को 60 दिन तक की जो है कि यहाँ पर सीमा दी गई कि मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो मतलब अगर उसको लगता है कहीं युद्ध करना है या वैसी स्थिति उसको लगती है, तो वो 60 दिनों तक जो है कि युद्ध कर सकता है। लेकिन 60 दिन के अंदर जो है वहां पर उस पूरे युद्ध क्षेत्र को मतलब या तो उसको सॉल्व करके आ जाए, या फिर जो है अगर 60 दिन के अंदर नहीं होता है तो मतलब यहाँ पर फिर जो है कांग्रेस है उसको सूचित किया जाए, और सारी चीजें जो है कि यहाँ पर कांग्रेस की अनुमति के बाद ही यहाँ पर होंगी। साथियों, 2001 में 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान इराक
युद्ध की नींव भी यहाँ पर रखी गई। 2026 में अब ईरान युद्ध चल रहा है जिसमें ट्रंप ने बिना कांग्रेस के ऑपरेशन फ्यूरी को शुरू कर दिया है, यानी कि यहाँ पर भी ट्रंप बिना कांग्रेस के परमिशन के ही जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब साथियों बात करें कि ये जो वियतनाम वार हुआ था जिसको कि वार पावर एक्ट तक कहा गया, इसकी पूरी कहानी क्या है तो समझिए वियतनाम वार में हुआ क्या था। साथियों यहाँ पर जो है 1964 के अंदर गल्फ ऑफ टोकिन के अंदर एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि नॉर्थ वियतनाम में यूएस की शिप पर यहाँ पर हमला कर दिया। नॉर्थ वियतनाम यानी कि जो उत्तरी वियतनाम था, इसने यहाँ पर अमेरिका की एक शिप थी यूएस की, उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर प्रूवन यानी कि जो कि बाद में यहाँ पर झूठा भी साबित हुआ, वो कुल मिलाकर अमेरिका की चाल थी ताकि दुनिया को ये दिखा सके, क्योंकि ये हमेशा से ही जो है कि छल कपट ये सारी चीजें करने वाले ही देश हैं। तो इन्होंने इस तरीके से ये बोला था कि नॉर्थ वियतनामियन ने हमारे ऊपर जो है कि हमारी शिप के ऊपर हमला किया है, जिसके वजह से हमको ये युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर कांग्रेस ने रिजोल्यूशन यहाँ पर दिया था, जिसके बाद 1964 और 1973 तक ये चला था, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉनसन और निक्सन बने थे। इन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही यहाँ पर बॉम्बिंग की, इन्वेजन जारी रखा और 58,000 जो है वो अमेरिकन से यहाँ पर इस युद्ध के वजह से यहाँ पर मारे गए। मतलब कि सिर्फ प्रेसिडेंट के वजह से यहाँ पर 58,000 जो अमेरिकन हैं वो यहाँ पर अपने जान से हाथ धोए थे। साथियों इसके बाद 1973 को ये युद्ध कैसे खत्म हुआ, तो यहाँ पर पेरिस पीस एकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर साइन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने फंडिंग यहाँ पर काट दी थी और निक्सन को यहाँ पर जो है कि वो रिजाइन देना पड़ा था। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस ने ही एक तरीके से इस पूरे युद्ध को यहाँ पर रोका था। अब साथियों बात करें कि वार पावर्स एक्ट 1973 क्या है, तो देखिए यह कानून क्यों बना, तो वियतनाम जैसी गलती फिर न हो और प्रेसिडेंट अकेले जो है वो युद्ध न कर सके, इसके लिए ये जो है कि एक्ट यहाँ पर बनाया गया। इसका मुख्य नियम है कि 48 घंटे के अंदर कांग्रेस को सूचना देनी होगी, यानी कि अगर कहीं पर भी इस तरीके का काम कोई कर रहा है तो वो 48 घंटे के अंदर जो है कांग्रेस को सूचित करेगा। फिर 60 दिन तक की यहाँ पर समय सीमा है, फिर कांग्रेस की मंजूरी यहाँ पर जरूरी होगी। यानी कि अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं, आप 48 घंटे के अंदर कांग्रेस को सूचना देते हैं, तो इसके बाद जो है आपको 60 दिनों के अंदर ही जो है वो कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी कि हाँ हम इस युद्ध को और कंटिन्यू करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस रिजोल्यूशन पास कर कर जो है वो सेना को वापस बुला सकती है, यानी कि अगर जो कांग्रेस है वो चाहे तो अपना रेजुलेशन ला सकती है, और इसकी हेल्प से जिस तरीके से वियतनाम के समय में यहाँ पर रेजुलेशन लेकर आई और इसके बाद यहाँ से जो अमेरिकी सेना है वो यहाँ से रिटर्न गई, उस तरीके से यहाँ पर जो है कि कहीं पर भी कांग्रेस रेजुलेशन पास करके जहां पर ट्रंप ने या फिर राष्ट्रपति ने सैनिकों को भेजा हुआ है वहां से वापस बुलाया जा सकता है। यानी कि ईरान केस के अंदर ट्रंप को 80 से अधिक दिन हो गए हैं और इन्होंने अभी तक न सूचना दी है और न ही यहाँ पर अभी कांग्रेस से जो है कि ये मंजूरी ली है, और इसके वजह से जो है कि ये बिल यहाँ पर पारित हुआ है। अब साथियों ये तो आपने देख ही लिया कि भारत में और अमेरिका में किस तरीके से क्या-क्या कौन-कौन सी चीजें हैं। अब बात करें कि क्या कांग्रेस इस युद्ध को रोक सकती है, जो कि सबसे मेन यहाँ पर बात है, तो समझिए कि कांग्रेस जो है ये सीनेट जो है यहाँ पर रेजुलेशन पास कर सकती है, और यहाँ पर जो 50 में से 47 वोट अभी फिलहाल इनको मतलब 50 और 47 वोट जो मिले हैं, जिसमें कि 50 वोट यहाँ पर इसको युद्ध को खत्म करने के लिए दिया गया है, तो ये यहाँ से तो पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है फाइनल वीटो अभी बाकी है। यहाँ पर 3 अभी अनुपस्थित थे जो कि रिपब्लिकन्स के ही थे, यानी कि वो ट्रंप के पार्टी के ही लोग थे। तो अगर वो यहाँ पर फिर आकर समर्थन दे देते हैं ट्रंप को, तो फिर पता चलेगा कि ये 50-50 का इक्वल मैटर हो जाएगा और वो यहाँ से फेल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अगर यहाँ से पास भी हो जाता है तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। यहाँ पर रिपब्लिकन का बहुमत है, यहाँ से पास होना बहुत ही मुश्किल है और ट्रंप के वफादार सांसद इसको जो है कि रोक सकते हैं। अगर यहाँ से भी पास हो जाता है तो इसके बाद आता है ट्रंप का वीटो। साथियों अगर दोनों सदनों से पास कर दिया जाता है तो ट्रंप यहाँ पर वीटो लगाएंगे और वीटो ओवरराइड के लिए 2/3 बहुमत यहाँ पर चाहिए, यानी कि कांग्रेस को अगर ट्रंप के वीटो को साइड करना है
तो यहाँ पर उनको 2/3 कांग्रेस की सीटों का 2/3 बहुमत चाहिए, जैसे कि वियतनाम वाले केस में हुआ था। उस तरीके से अगर यहाँ पर उनको बहुमत मिलता है, तब जाकर यहाँ पर जो है, जो संसद है, जो कांग्रेस है, वो यहाँ पर रेजुलेशन ला सकती है। अब साथियों, वीटो ओवरराइड की बात करें अगर यहाँ पर ओवरराइड की, तो देखिए सीनेट में 67 वोट चाहिए, यानी कि अगर वीटो को ओवरराइड करना है, वीटो को साइड करना है, तो सीनेट के अंदर कांग्रेस को 67 वोट चाहिए। इसके बाद हाउस मतलब कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर यहाँ पर 290 वोट चाहिए, और फिलहाल रिपब्लिकन जो है वो इतने नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो देखने में तो यही लग रहा है कि यहाँ पर ये बिल पास नहीं होने वाला है, जो है रेजोल्यूशन यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर बात यह है कि इसके वजह से ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है, और उस दबाव की वजह से हो सकता है कि इसका जो जो भी निष्कर्ष निकालना हो वो जल्द से जल्द यहाँ पर निकाला जा सके। अब साथियों, बात करें कि जो सीनेट है वो किस तरफ है, तो सीनेट जो है अभी यहाँ पर फिलहाल 50 वोटों के साथ इन्होंने जो है कि एक तरीके से इसको पास कर दिया है, लेकिन अभी 3 जो है वो यहाँ पर अब्सेंट थे। अब साथियों, बात करें कि भारत की युद्ध शक्तियां कैसे काम करती हैं, ये तो आपने अमेरिका की देखी जानी कि हाँ, अगर वहां पर युद्ध होता है तो किस तरीके से डिक्लेयर करता है, किसके पास जो है वो पूरा पावर होता है कि वो जो है कि युद्ध को जारी रख सके या फिर कुछ भी आगे यहाँ पर चल सके। वहीं अगर भारत की बात करें तो साथियों, यहाँ पर 3 लोग हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके साथ कैबिनेट और संसद की भूमिका। जिसमें अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो आर्टिकल 53 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च कार्यकारी है, यानी कि सारा जो है सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति है। इसके बाद आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल घोषित करने का अधिकारी है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आपातकाल घोषित कर सके। तीनों सेनाओं का जो राष्ट्रपति होगा भारत का, वो सर्वोच्च कमांडर होगा, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं वो पीएम और कैबिनेट में होंगी, यानी कि जो रियल पावर होगी वो पीएम और कैबिनेट के अंदर होगी। वहीं प्रधानमंत्री और कैबिनेट की बात करें तो वास्तव में युद्ध का जो निर्णय है वो कैबिनेट ही करती है, जिसको कि सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यहाँ पर बनाता है। नीति जो है कि जो नीति बनाने का काम होता है वो यही करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं ये पीएम ऑफ डिफेंस पॉलिसी होते हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, जो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इसमें सदस्य होते हैं। वहीं संसद की भूमिका की बात करें तो अमेरिका जैसे डायरेक्ट रोल यहाँ पर भारत के अंदर संसद का नहीं है। पार्लियामेंट वॉर डिक्लेयर नहीं करती है, यानी कि जो भारतीय संसद है वो यहाँ पर वॉर डिक्लेयर नहीं करती है। आर्टिकल 352 के बाद पार्लियामेंट को 1 महीने में अप्रूव करना होता है, जैसे कि कारगिल वार 1999 में पार्लियामेंट को बाद में यहाँ पर जो है कि वो बताया गया था। तो यानी कि यहाँ पर कुल मिला जुला कर बात यह है कि भारत के अंदर जो मेन पावर है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास ही यहाँ पर होती है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास है उस तरीके से नहीं होती है। अब साथियों, इन सारी घटनाओं के बीच में ट्रंप चचा निकल कर आते हैं, कहते हैं कि देखिए ये हमने जो ईरान के ऊपर अटैक रोका हुआ है ये जो गल्फ कंट्रीज है उनके कहने पर रोका हुआ है, वरना हम तो मैसिव रूप से जो है कि यहाँ पर हमला करते ईरान के ऊपर। ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी कि क्या अमेरिका की कांग्रेस इस युद्ध को रोक सकती है या फिर नहीं रोक सकती है, इसका असर क्या होगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बाकी अन्य दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा, और आपकी अपनी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।